मैं वैभव पांडे आज आप लोगों को सस्य विज्ञान पढ़ाएंगे। और सस्य विज्ञान में भी क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, मतलब वेदर को हिंदी में क्या कहते हैं? मौसम। और क्लाइमेट को क्या कहते हैं? जलवायु, है ना। चलिए तो जो मौसम होता है आपका, जैसे हम लोग वेदर बोलते हैं, ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म चीजें हैं, मतलब जो अल्पकालिक चीजें होती हैं, जैसे कि 24 घंटा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि आज बारिश होने वाली है ना, तो वो क्या होगा आपका? वेदर होगा। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या होता है? जब वो चीजें हम लोग लॉन्ग टर्म में देखते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा कि जब आपको जो मौसम है ना, जो मौसम है इसका 30 साल का एवरेज ले लीजिएगा। कितने साल का आपका है ना? 30 साल का एवरेज ले लीजिए मौसम का, और फिर आप निकालिए तो उसे क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, आप लोग पढ़ेंगे भी, है ना। शीतोष्ण फसल कौन सी है ना। चलिए तो मौसम क्या है? किसी स्थान विशेष के अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अल्पकालिक का मतलब समझ रहे ना आप लोग? देखिए, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, है ना। तो जो आपका मौसम होता है वो क्या होता है? अल्पकालिक होता है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे आज बारिश होगी, आज तापमान ज्यादा है ना। दिन का तापमान थोड़ा ज्यादा है, रात का तापमान कम है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है आपका? आपका मौसम है। क्या है आपका? मौसम है, ठीक है। और मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? जैसे आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ना। और मैक्सिमम आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मौसम किस भाषा का शब्द है। तो मौसम कौन सी भाषा का शब्द है आपका? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो जो आपका मौसम विज्ञान होता है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। और इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? मौसम का अध्ययन करेंगे। भाई मौसम विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करिएगा? मौसम का अध्ययन करिएगा, है ना। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेट्रियोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? मेट्रियोलॉजी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि मेट्रियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? तो मौसम का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अच्छा, विश्व में जनक कौन है? जैसे बहुत पूछा जाता है आपका कि जनक विश्व में कौन है इसके, तो कौन है आपके? डीएन वालिया है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने होंगे। और मैं वही साइंटिस्ट के नाम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो जरूरी है। बाकी पूरी लिस्ट है साइंटिस्ट की, वो आपके लिए इतना आवश्यक नहीं है। जो मेजर मेजर हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक के नाम हो गए, और कुछ आपके सन हो गए, तो जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा भारत में कौन है सबसे इंपॉर्टेंट? आप एक बार विश्व वाला भूल सकते हैं, लेकिन भारत वाला नहीं भूल सकते, है ना। आपसे पूछेगा भारत में कौन जनक है, तो आपके एल ए रामदास। कौन है आपका? एल ए रामदास है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपना जलवायु पे, है ना। तो एक बात बताइए, सभी को मौसम समझ में आया कि मौसम क्या होता है ना। तो मौसम क्या हुआ? शॉर्ट टर्म, मतलब जैसे कि 24 घंटे के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज दिन का तापमान ज्यादा रहेगा, रात का तापमान कम रहेगा, आज बारिश होगी, तो ये सब क्या होता है? बोलते नहीं कि आज का मौसम खराब है। आप लोग सुने होंगे कि आज का मौसम अच्छा नहीं है। कभी आपने ये बोला कि आज की जलवायु अच्छी नहीं है? क्यों? क्योंकि जलवायु क्या है आपका? जब हम लोग 30 साल, मिनिमम 30 साल का एवरेज लेते हैं, फिर जो लोग हम बताते हैं वो क्या होता है? जलवायु होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम खराब है। ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जलवायु में क्या लिखा है? देखिए, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालिक, है ना। मौसम क्या था आपका? अल्पकालिक था। और आपका जो जलवायु है क्या है? वो दीर्घकालिक है ना, दीर्घकालिक है, ठीक है। वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है ना। आपसे पूछे कि वेदर एंड क्लाइमेट किस भाषा का शब्द है ना। तो कौन सी भाषा का शब्द है? मौसम और जलवायु किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जनक भी भारत में कौन थे? एल ए रामदास, विश्व में डीएन वाले, ठीक है। ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए, ये लिखा हुआ है 31 से 33 वर्ष के मौसम के योग को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। तो यहाँ पे रेंज लिखी है 31 से 33। तो अगर रेंज आती है तो आप लोग 31 से 33 या 30 से 35 टिक करिएगा। और अगर एक वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल उसने 4 ऑप्शन बनाया आपका, 25, 30, है ना, 35 या 40, सब में ईयर होगा, ठीक है। क्या होगा आपका? ईयर होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 30 होगा, ठीक है। और अगर वो रेंज पूछ रहा है तो आपका 31 से 35 होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, इंक एक बार हम लोग चेंज कर लेते हैं अपना।
चलिए, अच्छा, जलवायु विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान को क्या कहा जाता है आपका? क्लाइमेटोलॉजी। जैसे ही आपको मैंने भी क्या बताया था कि मौसम विज्ञान को क्या कहा जाता है? मेट्रियोलॉजी। क्या बोला जाता है? मेट्रियोलॉजी। तो मेट्रियोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, क्या किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का। ऐसे ही आपका क्लाइमेटोलॉजी में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं? जलवायु का अध्ययन करते हैं। मैंने बताया कि कौन सा एग्जाम्पल है जलवायु का, जैसे आप लोग बोलते नहीं कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये टेम्परेट क्रॉप है, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो वो क्या है? एक्चुअली जलवायु है। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, चलिए। चलिए, अच्छा ठीक है, थोड़ा स्लो। बिल्कुल, चलिए। हाँ, इंग्लिश में तो मैं बता ही रहा हूँ, दोनों टर्म बता रहा हूँ, है ना। चलिए, है ना। हाँ, आप लोग, आपको लगे कि थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा स्लो है, या किसी चीज को हिंदी में जानना है, किसी चीज को इंग्लिश में जानना है, तो आप लोग हमें बताइए, ठीक है। चलिए, तो जलवायु विज्ञान क्या है आपका? ग्रीक भाषा का शब्द है, मैंने बताया पहले ही। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे? जलवायु। भाई, जलवायु विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? जलवायु का अध्ययन किया जाएगा, है ना। जैसे ही मौसम विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते थे हम लोग? मौसम का अध्ययन करते थे। ऐसे ही आपका जलवायु विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? जलवायु का अध्ययन किया जाएगा। अच्छा, अब बताइए, क्लाइमेटोलॉजी के जनक कौन है? कोप्पन, है ना। ये मैं बोला आपसे ना कि लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन मैं आपको यहाँ वही बताऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वरना आप बहुत सारे जगह पाएंगे कि पूरा पूरा लिस्ट है, तो उतना नहीं याद करना है, उतना साइंटिस्ट नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो कुछ प्रमुख हैं वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, वो जरूर पढ़िएगा, उसको मत मिस करिएगा। नहीं आप, होता क्या है कि बच्चे जो है कहते हैं कि छोड़िए सर, सन नहीं याद करेंगे, वैज्ञानिक नाम नहीं याद करेंगे, आता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कभी भी आप लोग मिसकंसेप्शन मत रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं एटमॉस्फेयर। किस पे आते हैं? एटमॉस्फेयर, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ भैया, कमेंट देख रहे हैं, आपका कमेंट हम सब देख रहे हैं, आप परेशान नहीं हुई है। चलिए, तो वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है? जैसा कि आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, जो हमारे चारों तरफ है वो क्या है? वायुमंडल है ना। तो जैसे पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों को, है ना, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? वायुमंडल कहा जाता है ना। यूपी को 9, है ना, यूपी को कितने जलवायु जोन में बांटा गया है? 9 में बांटा गया, ठीक है। चलिए, सब बताया जाएगा, परेशान नहीं हुई, धैर्य रखिए, एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वायुमंडल क्या हुआ आपका? जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आपके चारों तरफ आवरण की तरह है, जो आप एक इन्वेलप की तरह है, उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के धरातल से कितना ऊंचाई है आपका? 1600 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा कितना किलोमीटर ऊंचाई है, तो 1600 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, और जितना भी कुल वायुमंडलीय भार है, जितना भी वायुमंडलीय भार है, उसका 99%, 99 का मतलब 99% कितने उसके अंदर में है? 40 किलोमीटर के अंदर, है ना। मतलब जो मैक्सिमम वायुमंडलीय भार है वो कितना है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक उससे समझाते हैं। मान लीजिए कुल वायुमंडलीय भार कितना है? 100 किलोग्राम, है ना। ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कुल वायुमंडलीय भार कितना है? 100 किलोग्राम। तो 100 का 99% कितना होगा? भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब, प्रतिशत का मतलब पर 100 में, है ना। 100 में कितना? तो मान लीजिए कि टोटल आपका 100 किलोग्राम भार है, तो उसका 99% कितना होगा? 99 किलोग्राम। तो जो ये 99 किलोग्राम होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा आपका? 40 किलोमीटर के अंदर पाया जाएगा। जैसे ही आप ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? जो वायुमंडलीय भार है वो आपका कम होता चला जाएगा, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, जो कुल वायुमंडलीय भार है उसका कितना परसेंट? 99%, 40 किलोमीटर ऊंचाई के अंदर पाया जाता है। ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट आता है कि जो मैक्सिमम, मान लीजिए अगर वो फैक्ट नहीं दिया कि 99% नहीं दिया, तो वो ऐसे पूछेगा कि जो मैक्सिमम मतलब ज्यादातर जो वायुमंडलीय भार होता है वो कितने मतलब किलोमीटर के अंदर पाया जाता है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कितने किलोमीटर के अंदर पाया जाता है? 40 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं भी समझ, अगर कहीं भी नहीं समझ में आएगा कोई भी पॉइंट, तो आप तुरंत कमेंट करिए, हम एक नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, आप जितनी बार में नहीं समझेंगे हम उतनी बार में समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है? रटना नहीं है, समझाना है, समझ के क्वेश्चन करना है। चलिए, अब आता है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के संगठन का मतलब कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं
और उनका कंपोजिशन कितना होता है, मतलब वो कितना कितना परसेंट में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इधर लिखा है आपका वायुमंडल का, इधर लिखा है मृदा का। ठीक है, तो मृदा का भी इसलिए आपको जरूरी है कि मृदा का भी पूछा जाता है, जैसे हम सॉइल साइंस में भी पढ़ेंगे कि मृदा में मतलब सॉइल कंपोजिशन कितना होता है। ठीक है, तो जैसे आपका जो वायुमंडल है उसी के अप्रोक्सीमेट मतलब आस ही पास जो है मृदा में भी पाया जाता है, बस CO2 की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे क्या चीज कितना ज्यादा होता है ना। तो जैसे पहला है आपका नाइट्रोजन, है ना। तो वायुमंडल में कितना पाया जाता है नाइट्रोजन आपका 78%, और मृदा में भी कितना पाया जाता है 78%। देखिए 78 के बाद भी डेसिमल में भी कुछ वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 0.42 है, तो उतना आप क्लोज नहीं याद करने की कोशिश करिए, जो भी डेसिमल में वैल्यू है जो जरूरी होगा मैं बता दूंगा, क्योंकि वहां ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा कि आप पूछेगा मान लीजिए कि वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन पता चला वो दे रहा है कि 77, 78, 78.5, ऐसे ऑप्शन नहीं आते। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है जो परीक्षा ले रहा है वो आपसे ये नहीं जानना चाह रहा है कि आप रट के कितना आए, वो ये जानना चाह रहा है कि आपको आइडिया है कि नहीं है। पता चला 78 को मतलब 50 के नीचे मार रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक तुक्का होगा, लेकिन वो क्या जानना चाह रहा है कि आपको मतलब राउंड फिगर पता है कि नहीं पता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप लोग इसमें अपना समय ना बर्बाद करिए कि दशमलव के बाद भी जो है आप याद कर रहे हैं, तो वो उतना जरूरी नहीं है। जिसका जरूरी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो नाइट्रोजन कितना पाया जा रहा है आपका 78%, और मृदा में भी कितना पाया जा रहा है 78%। देखिए इसलिए मैं यहाँ मृदा का बता दे रहा हूँ, क्योंकि चूंकि मैं वेदर क्लाइमेट पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें कोई जरूरी नहीं था मृदा का यहाँ, है ना। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिससे कि यही आपको दोनों का कंपैरिजन पता चल जाए। और अभी एक सवाल यहाँ से जो बनता है वो मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे बनता है ना। तो इसलिए क्योंकि सॉइल साइंस में भी आपको लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना पाया जा रहा है आपका 78, ऑक्सीजन कितना पाया जा रहा है 21% है ना। वायुमंडल में भी उतना ही होता है और मृदा में भी 21% ही होता है ना। 20.8% के आसपास होता है ना। मृदा में कितना होता है 20.8% के आसपास होता है, जिसे हम लोग क्या मानते हैं 21% मानते हैं। ठीक है, चलिए आर्गन है आपका 0.93% है ना। और यहाँ भी मृदा में भी जो है 0.93। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे आता है, आपको चीजें भले याद हो गई होंगी कि नाइट्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, आर्गन इतना है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हैं। लेकिन परीक्षा आप क्या करेगा, आपका जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, वो क्रम बनाएगा कि क्रमबद्ध सेट करिए, मतलब क्रमबद्ध तरीके से चुनिए कि इसमें से आपका कौन सा कितना पाया जा रहा है। जैसे क्या करेगा वो कि सबसे पहले देगा कि सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरे पे क्या पाया जा रहा है आपका ऑक्सीजन। तो आपको ये दोनों वैल्यू तो याद थी, लेकिन आर्गन की आपने वैल्यू याद नहीं की, क्योंकि सोचा आपने आर्गन पूछेगा नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करेगा तीसरे नंबर पर आपको यहाँ से घुमाना शुरू करेगा, वो आर्गन रखेगा, है ना। यहीं पे वो क्या करेगा कि कोई और गैस रखेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने CO2 रख दिया, तो आपने फट से क्या टिक करेंगे CO2, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं आर्गन को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो नाइट्रोजन, दूसरे पे क्या पाया जाता है ऑक्सीजन, तीसरे पे आर्गन। आर्गन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन याद कर लिए, CO2 याद कर लिए, बीच में आर्गन को भूल गए, और परीक्षा वाला क्या पूछता है आर्गन, है ना। जैसे हमको भी एक दो परीक्षा में क्या मिला, वो या तो क्रमबद्ध से पूछ लेगा और या तो आपका डायरेक्ट आर्गन पूछ लेगा, तो कितना परसेंट 0.93%। आप बस इतना याद रखिए कि हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन है, ऐसा नहीं भूल जाइए। अब मामला आता है CO2 पे, है ना। अब क्या आता है मामला CO2 पे, आप लोग जान रहे होंगे कि दिन ब दिन क्या हो रहा है CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है ना, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जैसे जो हम लोग मतलब उसके बहुत सारे सोर्स हैं CO2 बढ़ने के, कोई एक सोर्स नहीं है, एग्रीकल्चर भी है ना, कृषि भी है, आपका इंडस्ट्रियल है ना। तो CO2 कितना पाया जाता है देखिए एटमॉस्फेयर में तो 0.03% पाया जाता है। अब यहाँ देखिए वेरिएशन कितना है, लेकिन आपका सॉयल में कितना पाया जा रहा है 0.25 से लेके 0.30%। अब यहाँ से देखिए दो तीन सवाल बनता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, ये प्रश्न आना चाहिए कि सर ऐसा क्या हुआ मृदा में जो इतना ज्यादा नाइट्रोजन बढ़ गया, ओ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। वही आपके जो वायुमंडल में कितना है 0.03% है, वहीं यहाँ कितना है आपका मतलब मृदा में कितना है 0.25 से 0.30। तो अचानक इतनी वृद्धि हुई कहाँ से, सबसे पहले तो दिमाग में आपके ये आना चाहिए। तो एक चीज, दूसरी चीज ये कि कितनी वृद्धि है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि 0.03% से 0.25 से लेके 0.30 कितना गुना अधिक है।
है ना, ये डायरेक्ट सवाल आता है कि कितना गुना अधिक है। लेकिन देखिए राज यही छुपा है, उत्तर यही छुपा है, बस आपको समझना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो मृदा में वायुमंडल की अपेक्षा में कितना गुना अधिक पाया जाता है ना। आपके सामने दोनों वैल्यू है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा एकदम नॉर्मल। आप हमें बताइए, देखते हैं कौन बताता है। हाँ गुड। और बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है क्लास 5 का। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, 10 गुना ठीक बोल रहे हैं। तो लेकिन रेंज में वहां कितना, 8 से 10 गुना, कितना गुना ज्यादा है, 8 से 10 गुना ज्यादा है। अब आप ये देखिए, ये सवाल आएगा वहां पे, है ना, कि हाँ गुड, 8 से 10 गुना। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जो CO2 है वो आपकी मृदा में वायुमंडल की अपेक्षा कितना गुना अधिक पाया जाता है। अब वहां आप कंफ्यूज, भले ही आपको दोनों वैल्यू याद हो लेकिन आपके दिमाग में वो चीज नहीं क्लिक करेगा। तो आप वहां सोचेंगे, फिर गलत ऑप्शन टिक करेंगे और ऑप्शन आएगा जैसे 5 से 6 गुना, 8 से 10 गुना, 15 से 20 गुना, है ना, 20 से 25 गुना। तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा एक सवाल क्या है कि क्यों सॉयल में अधिक है, क्यों मृदा में अधिक है, आपको जानना चाहिए ना। थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के पढ़िए, है ना, केवल रटने का प्रयास मत करिए, थोड़ा बहुत जो कहीं पॉइंट्स है उसको समझने का प्रयास करिए। तो देखिए मृदा में क्यों अधिक है, इसके पीछे राज क्या है। देखिए मृदा में क्या पाए जाते हैं आपके, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके सॉइल में पाए जाते हैं। अब हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो सॉइल में पाए जाते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप लोग जब भी पढ़े एकदम एक्टिव होके पढ़ा करिए। कमेंट सेक्शन का मतलब अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो आप वहां से रिप्लाई करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि यहाँ गलती करने के लिए ही आप लोग आए हैं, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन लिखिए, चाहे गलत ही लिखिए, और ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया एक तो वही आप लोग रिप्लाई करिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग गलती करिए, यहाँ गलती जरूर करिए, लेकिन परीक्षा में जो है वहां बिल्कुल चांस नहीं है गलत करने का, है ना। तो बताइए कोई। हाँ। और परमजीत जी, ह्यूमस कोई सूक्ष्म जीव है, ह्यूमस जीव थोड़ी होता है ना, ह्यूमस जीव नहीं है। राइजोबियम, अजोला, केचुआ, केचुआ थोड़ी सूक्ष्म जीव में आता है। सूक्ष्म है, इतना बड़ा तो दिखता है। केचुआ कितना बड़ा होता है, बरसात में देखिए घूमता रहता है। देखिए ऐसा नहीं है, यही चीज है ना। आपके सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, क्या चीज, बैक्टीरिया, है ना। कुछ लोगों का आंसर सही है, बैक्टीरिया। आपने सुना होगा फंजाई, क्या सुना है आपने, फंजाई, है ना। एक्टिनोमाइसीट्स, क्या चीज, एक्टिनोमाइसिटीज, है ना। ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमस सूक्ष्म जीव थोड़ी है, ह्यूमस तो एक पदार्थ होता है ना। ह्यूमस क्या है, परमजीत जी, ह्यूमस क्या है, एक पदार्थ है, कोई सूक्ष्म जीव थोड़ी होता है। वो तो जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बनाने में मदद करते हैं, ह्यूमस नहीं सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तो आपके कौन से हैं आपके, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है ना, एक्टिनोमाइसिटीज है, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव है। तो जब सूक्ष्म जीव, अच्छा एक बात बताइए, सूक्ष्म जीव हम आप क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं नहीं लेते हैं जिंदा रहने के लिए। भाई अगर श्वसन नहीं लेंगे तो जिंदा रह पाइएगा, नहीं रह पाइएगा। ऐसे ही जो मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो भी क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। और जब वो श्वसन करेंगे तो क्या छोड़ेंगे, हम आप क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे ही वो भी क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमको एक बात बताइए, आप मान लीजिए ये मृदा है आपकी, फॉर एग्जाम्पल सॉयल है, यहाँ पे क्या है आपके, बहुत सारे सूक्ष्मजीव पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं आपके, सूक्ष्मजीव पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सूक्ष्मजीव जो है श्वसन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगा, मृदा में ही तो रहेगा। तो इसीलिए जो है आपका मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है ना। क्या होता है, ज्यादा होता है। और कितना गुना ज्यादा होता है, तो आपका 8 से
10 गुना ज्यादा होता है। और यही आप लोग कॉपी में ये चीज जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो चीज लिखते चलिए, है ना। ये आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सब चीज स्लाइड में ही रहे, नोट्स में ही रहे, है ना। वो आप लोग भी थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जब भी पढ़िए कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, है ना। तो कितना गुना है आपका? 8 से 10 गुना। और कौन से सूक्ष्म जीव है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीटीज है, सब क्या है आपके? सूक्ष्म जीव है। एक चीज दूसरा है, अब देखिए एक्टिनोमाइसीटीज से यही एक और सवाल लिखिए। अब हमको एक बात बताइए, अभी बरसात का मौसम आएगा, है ना। हमारे यहाँ बारिश कब आती है बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो कब से शुरू होती है? हमारे यहाँ जो मानसून है, मौसम है, वो कब प्रवेश करता है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। जून जुलाई ऐसे थोड़ी होता है भाई। जून जुलाई मिला के हो जाते हैं 60-61 दिन। कब? एक स्पेसिफिक डेट है, अब से ये परीक्षा में पूछा जाता है। और बताइए, एकदम एक्टिव रहिए कमेंट सेक्शन में, है ना। तुरंत फट से आंसर करिए, नहीं सर ये कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, है ना। सीखने के लिए तो यहाँ आए, पता होता तो थोड़ी आते। चलिए, 15 जून के बाद और कोई? कॉपी मत करिए, हो सकता है ये गलत हो, समझ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं, आप ये नहीं सोचिए कि जो कमेंट कर रहे हो बहुत होशियार है पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अभी तक हमको एक सही आंसर मिला है। अच्छा बताइए गीतांजलि जी, कि जो, हाँ बिल्कुल आप आंसर ठीक है, कब आता है हमारे यहाँ मानसून? 1 जून को आता है। कब आता है मानसून? 1 जून को प्रवेश करता है। और कहाँ प्रवेश करता है बताइए? मई में नहीं आता है। बताइए, हमारे यहाँ कब आता है? 1 जून को आता है। और कहाँ आता है अभी आप बताइए हमको। वेरी गुड, कहाँ आता है आपका? केरल। कहाँ आता है? केरल, है ना। जो ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ना, नोट्स में लिखते चलिएगा, परीक्षा में इसका महत्व पता चलेगा आप लोगों को, है ना। कहाँ आता है? केरल। कहाँ पे आता है? वैसे मैं पढ़ाऊंगा मानसून कैसे बनता है, क्या होता है मानसून, कैसे मानसून चलता है, कितना तेज चलता है, हमारे यहाँ कब आता है, सब बताएंगे आपको कितने तरीके से होता है। लेकिन अभी आप लोग ये चीज को नोट डाउन करते रहिए, इससे क्या होगा, जितनी बार आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। तो अभी यहाँ अब देखिए आपके साथ एक क्या इन्फॉर्मेशन हो गया, कि मौसम कहाँ आता है? केरल से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? केरल के तट से प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? तो 1 जून को, है ना। मिड जुलाई, जुलाई अगस्त ऐसा कुछ नहीं, 1 जून, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा हाँ, एक चीज बताना था आपको, एक्टिनोमाइसीटीज, है ना। देखिए यहीं से कितनी सारी चीजें आपको बताएंगे। जो आपकी एक्टिनोमाइसीटीज होती हैं, आपने देखा होगा एक चीज, कि जब बारिश का मौसम आता है या जब पहली बारिश होती है, तो मिट्टी से देखते होंगे खास तरीके की स्मेल आती है। कभी आपने ऑब्जर्व किया इस चीज को, देखा है कभी, कि जब बहुत दिनों बाद बारिश होती है बरसात के मौसम में, या जब पहली बारिश होती है मतलब, तो एक खास तरीके की स्मेल आती है। स्मेल का मतलब समझ रहे ना, मतलब चाहे उसको खुशबू कह लीजिए चाहे गंध कह लीजिए, है ना। तो ऐसा कोई वो क्लासीफाई तो किया गया नहीं है कि क्या है, लेकिन अगर वो जो खास तरीके की स्मेल आती है, आप बताइए कभी आपने इसको ऑब्जर्व किया है? पहले बताइए कमेंट सेक्शन में, तब हम कुछ बताएंगे आप लोगों को। हाँ, तो वो क्या होता है, वो एक्टिनोमाइसीटीज की वजह से होती है ना। तो यही कॉपी में ऊपर लिख लीजिएगा, कि बारिश के मौसम में या बारिश के दौरान जो मृदा से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, उसको वो किसकी वजह से होती है? तो वो एक्टिनोमाइसीटीज की वजह से होती है। हाँ, पहली बारिश की खुशबू अच्छी होती है ना। तो खुशबू छोड़िए, खुशबू के चक्कर में मत पड़िए, जो मृदा से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है? तो लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट बना के लिख लीजिए, है ना। यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिखता। आप लिख लीजिए कि बारिश के दौरान या बारिश के बाद मृदा से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है ना। तो किसकी वजह से आती है? एक्टिनो माइसेटीज की वजह से आती है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? तब आगे बढ़ें। चलिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, अब एक चीज देखिए, यहाँ लिखा है कि 2017-18 में कितना तापमान था? 400 ppm था, है ना। ये परसेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2017-18 में कितना, देखिए CO2 कितना परसेंट बताया था मैंने यहाँ पे, देखिए ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम लोग याद करते हैं, 0.03%। तो पिछले कई सालों से हम लोग
किताबों में यही मिलता है या जो भी परीक्षा में भी आता है तो यही आता है, लेकिन क्या है CO2 निरंतर बढ़ता जा रहा है ना। तो अच्छा एक चीज बताइए, पीपीएम का सबसे पहले मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर आपको समझाएंगे। बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बताइएगा, हम स्लो पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि आप ही के हिसाब से तो पढ़ाना है हमको। अच्छा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग, बताइए। हाँ गुड। क्या होता है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है आपका, जिसको नहीं पता होगा आप लोग लिख लीजिएगा, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या हुआ कि 1 मिलियन का एक हिस्सा, है ना, पार्ट पर मिलियन। तो 1 मिलियन का एक हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, 1,000 में एक नहीं होता है, 1 मिलियन में एक, है ना, 1,000 में एक कैसे हो जाएगा, ठीक है, 1,000 तो 1000 होता है, ठीक है। तो जो 2017-18 में था, वातावरण में CO2 कितना था, 400 ppm के आसपास था, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करिएगा तो 0.04%। देखिए अब आपसे पूछते हैं कि 1% में कितना पीपीएम होता है, यही कॉपी के ऊपर नोट करिएगा, है ना, कि 1% में कितना पीपीएम होता है ना। 1% इज इक्वल टू कितना पीपीएम, बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए। वाटर पीपीएम, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। अभी परसेंट से हम पीपीएम को कन्वर्ट करने में बता दे रहे हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, ना, तो किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। बताइए कोई कि 1% में कितने पीपीएम होते हैं, बताइए आप लोग, है ना। 1% इज इक्वल टू 10,000 पीपीएम, कितने पीपीएम, 10,000 पीपीएम, है ना, ये लिख लीजिएगा कॉपी के ऊपर। अब कोई वैल्यू परसेंट में रहे कोई पीपीएम में रहे, आप लोग दोनों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। भाई 1% बराबर 10,000 पीपीएम, तो परसेंट से पीपीएम पाना है तो किससे गुणा कर दीजिएगा, 10,000 से गुणा कर दीजिएगा। और पीपीएम से परसेंट पाना है तो 10,000 से भाग कर देंगे, है ना। भाई मान लीजिए कोई चीज पीपीएम में दी है, पार्ट पर मिलियन में दी है, और उसको आपको किस में पाना है, परसेंट में पाना है, तो क्या करिएगा, 10,000 से भाग कर दीजिएगा। परसेंट बड़ा होता है, पीपीएम छोटा होता है ना। तो अधिक पाने के लिए क्या करते हैं, बताइए, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि 1% में कितने पीपीएम होते हैं, आपके 10,000 पीपीएम होते हैं। तो कोई चीज परसेंट में दी है और पीपीएम में पानी है तो 10,000 से गुणा, कोई चीज पीपीएम में दी है परसेंट में लाना है तो 10,000 से भाग। अब देखो कितना परसेंट था, 0.04, कितना परसेंट है, मान लीजिए 0.04। अब इसको 10,000 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, भाई दो जीरो यहाँ हट गया, है ना, ये दो जीरो इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400 पीपीएम हो जाएगा, है ना। तो ये 2017-18 की बात है, जब 2017-18 में कितना था, 400 पीपीएम था, यही लिख लीजिएगा। परमजीत जी आर्सेनिक भी पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होइए, वो अलग अलग लिमिट होती है, टॉक्सिसिटी की लिमिट अलग होती है और कंसिडरेबल लिमिट अलग होती है, सब पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होइए, धैर्य रखिए, है ना, ठीक है। तो कितना पीपीएम हो गया, 400 पीपीएम। तो ये कब की वैल्यू है, 2017-18 में। मान लीजिए कि परीक्षा में आ जाए आपका कि इस टाइम कितनी है, तो लगभग 415 पीपीएम। अभी का लिख लीजिए कितना पीपीएम CO2 है आपका, 415 पीपीएम, है ना। अभी CO2 कितना है, लगभग बढ़ के कितना हो गया, 415 पीपीएम। तो मान लीजिए परीक्षा में आ जाए कि इस समय एटमॉस्फेयर में कितना CO2 है, तो अगर वहां 415 ऑप्शन में आपको दिखे तो 415 टिक करिएगा, 400 दिखे तो 400 टिक करिएगा, है ना, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग वहां पे चूज कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सब बता दिया, है ना। चलिए, मृदा वायु में नमी तथा CO2 की मात्रा वातावरण की तुलना में अधिक पाई जाती है, कितना अधिक पाई जाती है मैंने सब बता दिया, कि CO2 कितना गुना अधिक पाया जाता है आपका, 8 से 10 गुना अधिक पाया जाता है, कितना परसेंट होता है, तो 0.25 से लेके 0.30% तक, है ना। आप क्या पूछ रहे हैं, किसका नेम पूछ रहे हैं आप लोग, बताइए। है ना, जो भी पूछना है आप लोग एकदम सही से लिखा करिए, है ना, कि हमको भी समझ में आए क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा दोनों दिखे तो ये पूछ रहे हैं 400 या 415, ऐसा नहीं दिखेगा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, परीक्षा वाला ऐसा नहीं पूछेगा दोनों दिखे तो 415 मारिएगा। भाई दोनों ऑप्शन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो 415 वाला पूछना चाह रहा है, इस समय कितना है, तो दोनों दिखे तो 415। बाकी इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिए, कभी ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं, ऑप्शन ऐसे आएगा,
आएगा भी तो कैसे आएगा, 200 ppm, ऐसे ऑप्शन रहेगा, है ना। 415 ppm, है ना। फिर रहेगा आपका 1000 ppm, कितना, 1000 ppm, है ना। या रहेगा आपका 2000 ppm, ठीक है। तो कभी ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे। सिलेबस बिल्कुल टाइम से संपन्न हो जाएगा, परमजीत जी परेशान नहीं होइए, है ना। सिलेबस वगैरह सब समय से पढ़ाया जाएगा। इन सब, आप इन सब चीजों पे फोकस मत रखिए, परीक्षा कब होगा, सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ी जिम्मेदारी है आपकी। आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। पढ़ाई तो नुकसान करेगी नहीं, है ना। आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप लगातार निरंतर पढ़ते रहिए। परीक्षा कराना किसकी जिम्मेदारी है, आयोग की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो इस चीज को, अच्छा एग्जाम डेट आ गई, इन सब चीजों के लिए मत परेशान होइए, एग्जाम डेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, ये यही चीज है। देखिए अब आप पढ़ने की दिशा से अलग जा रहे हैं। कोई कह रहा सर सिलेबस आएगा नहीं आएगा, एग्जाम डेट, ये तो थोड़ी जिम्मेदारी है आपकी। भाई परीक्षा कराएगा आयोग, है ना। आपको सिर्फ परीक्षा देने जाना है, पढ़ते रहिए, जाके दे दीजिएगा। इन सब चीजों पे क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं आप लोग। चलिए, तो देखो लिखा भी है कि मृदा वायु में CO2 की सांद्रता वातावरण की तुलना से 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। मैंने बता दिया, नोट्स में भी सब कुछ है, लेकिन समझना जरूरी है क्यों 8 से 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप फट से आंसर कर दीजिएगा, इससे पहले पता था क्यों ज्यादा होती है। हाँ, तो बस पढ़ते रहिए, इन सब चीजों पे मत दिमाग लगाइए, है ना। अच्छा, तापमान में अंतर के आधार पर वायुमंडल को मुख्यतया कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। उसका आधार क्या है, तापमान में अंतर, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान में अंतर आता जाएगा। अब आप आज तक आपको क्या पता होगा, आपको क्या लग रहा हो कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। अरे अभी नहीं भरा जा रहा है फॉर्म भैया, संदीप जी अभी नहीं भरा जा रहा है। हाँ चलिए, घटेगा, है ना। नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को संस्था के द्वारा, समय पे बताया जाएगा। बिल्कुल इन सब चीजों के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं ना, ये सब काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि नोटिफिकेशन कैसे आएगा, भरा कैसे जाएगा, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सिलेबस क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है। आपने अगर कोर्स में एनरोल किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, तो बस आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आप समय से पढ़ते रहिए, है ना। डेली का डेली क्लास लेते रहिए, बाकी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। चलिए बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता भी है, बढ़ता भी है। अब जानेंगे कहाँ पे घटता है और कहाँ पे बढ़ता है। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि सर ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है या घटता, दोनों होता है ना। हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, हम लोग साइंस से समझेंगे, ऐसे थोड़ी कह देंगे बढ़ता है घटता है ना। चलिए, तो सबसे पहला आता है आपका क्षोभ मंडल। क्या आता है आपका, कितने हैं आपके, कितने बताया था मैंने, 4 है ना। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, 4 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा देते हैं, ट्रोपोस्फियर देखते हैं। ट्रोपोस्फियर का मतलब उसे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों है ना। किसी चीज का इंग्लिश जानना हो इंग्लिश में बता देंगे, हिंदी में जानना है हिंदी में बता देंगे, और कोई भाषा अगर आप लोग कहिएगा तो वो भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, अभी पढ़ाएंगे कि हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, उसको क्या कहते हैं, सब पढ़ाएंगे, परेशान नहीं हुई, ठीक है। चलिए, अच्छा स्पीड, स्पीड बताइए आप लोग, ठीक है। स्पीड, जहां भी देखिए दो चीज है, स्पीड और समझ में आना। जहां नहीं समझ में आइएगा टोकिएगा, एक तरीके से नहीं दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाने के बहुत तरीके हैं। क्या चीज 5 होता है, 5 नहीं होता है स्वाति जी, 4 ही होता है। अभी वो स्पेशल टाइप का होता है आइनोस्फीयर, हम आपको बताएंगे वो क्या होता है। चलिए गुड, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो जो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है या क्षोभ मंडल होता है, जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा तापमान बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ता है। चलिए, अच्छा ये सबसे निचली परत है भाई, सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। तो ये लाइन से है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीजोस्फेयर, सबसे ऊपर थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब नोट्स आप चाहे इंग्लिश में बनाइए चाहे हिंदी में बनाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल, जो आपको समझ में आता हो। समझ गए नहीं समझ गए, निधि जी आप चाहे इंग्लिश में बनाइए चाहे हिंदी में बनाइए, समझ में आपको आना चाहिए, है ना। चलिए,
तो सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर, इसकी ऊंचाई कितनी होती है 0 से 18 किलोमीटर। कितनी होती है आपकी 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। ये सब पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिए, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। अच्छा देखो, ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान घटता है। अच्छा मैंने इससे पहले भी एक चीज पढ़ाई थी, देखते हैं हम लोग कितना याद रहते हैं। मैंने क्या पढ़ाया था कि जितना वायुमंडलीय भार है उसका 99% कितने किलोमीटर के अंदर में पाया जाता है, बताइए, देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि जितना वायुमंडलीय ताप भार होता है उसका 99% कितने किलोमीटर में पाया जाता है, बताइए। गुड, आप लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब एकदम धनाधन आंसर कर रहे हैं ना। वेरी गुड, कितने किलोमीटर के अंदर 40 किलोमीटर। तो एक चीज मैंने ये पढ़ाई थी, अब सुनिए, जितना भी आपके ये होते हैं, क्या कहते हैं, वायुमंडलीय भार होता है, ये क्या होता है, सारे के सारे क्षोभ मंडल में लगभग लगभग पाए जाते हैं। लगभग 85% जो वायुमंडलीय भार होता है वो कौन से मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि मैक्सिमम या ज्यादातर जो वायुमंडलीय भार होता है वो कौन से उसमें पाया जाता है, कौन से लेयर में पाया जाता है, तो आपका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और कितना, 85%, कितना आपका 85%, कितना परसेंट, 85%, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा कि 99% तो 40 किलोमीटर के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन टोटल का जो आपका 85% है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, आपका क्षोभ मंडल में पाया जा रहा है, ट्रोपोस्फेयर में पाया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज, अब बाकी जितनी वायुमंडल की दैनिक दैनिक घटनाएं होती हैं, जैसे आपका वर्षा, तापमान, ओस, बादल, ये सब किस में होते हैं, कौन से मंडल में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं, सबसे निचली आप कहते हैं नहीं, आज एकदम बारिश का मौसम है, आप लोग देख के बता देते हैं, तो थर्मोस्फेयर थोड़ी देख लेंगे यहाँ से आप बैठे बैठे, कहाँ देखते हैं आज बादल घिरा हुआ है ना, देखते हैं ना, समझ रहे हैं, आज लग रहा है बारिश होगी, भगवान गड़गड़ा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्टिविटी होती है आपकी, बारिश हुई, तापमान हुआ, ओस हुआ, बादल हुआ, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आपके क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, समझ गए। तो आपसे पूछेगा, अब इंग्लिश वाले में सुन ले, इंग्लिश में, कि जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं वो कौन से लेयर में होती हैं, तो ट्रोपोस्फेयर, जितनी भी